आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। टीकाकरण को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका देने का आग्रह किया है। लेकिन इस पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई और बीजेपी ने कहा है कि बड़बोले मुख्यमंत्री की पोल खुल गई है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की चिट्ठी पर सियासत गर्मा गई है। सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर राज्य के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा कि मुफ्त टीका देने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि टीकों की कमी के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पीएम को लिखी इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बड़बोले मुख्यमंत्री की पोल खुल गई है। जब ग्लोबल टेंडर करने की जो मुख्यमंत्री बात करता हो, जो सरकार बार बार ये करती है और बार बार ये कह रहे थे कि भाई हम 18 से जो ऊपर के लोग हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देंगे, फिर अचानक ये पत्र लिखना ये समझ से बिल्कुल परे है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने को लेकर सीएम का बचाव किया है। यह देश संघीय ढांचे पर टिका है और फेडरल स्ट्रक्चर की सुप्रीम बॉडी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अगर अपनी पीड़ा को फेडरल स्ट्रक्चर के सुप्रीम बॉडी से अगर आग्रह करते हैं तो ये जायज है। तो जब आपने बजट में प्रावधान किया था तो वो राज्यों को मिलना चाहिए। अब हम 1100 करोड़ रुपया या 1200 करोड़ रुपया कहां से लेकर के आएंगे? कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार हमेशा केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाती है। सवाल यह है कि अगर राज्य सरकार के पास पैसे नहीं थे तो 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा क्यों की? अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में आईएएस तबादले का निराला खेल चल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के करीब 1.5 साल के कार्यकाल में कई आईएएस अधिकारियों का अब तक 1 से ज्यादा बार तबादला हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, या तो तबादले की वजह आईएएस अधिकारियों की नाकाबिलियत है या फिर कोई और बात। वहीं बीजेपी इसे तबादला उद्योग से जोड़कर देख रही है, जबकि जेएमएम बचाव की मुद्रा में है। क्या झारखंड के आईएएस नाकाबिल हैं? क्या झारखंड के आईएएस अधिकारी नॉन परफॉर्मर हैं? क्या आईएएस अधिकारियों को विभागीय समझ नहीं है? क्या तबादले के नाम पर खेल चल रहा है? ये तमाम सवाल तब उठने जायज हैं जब झारखंड की हेमंत सरकार में बार बार तबादले का खेल चल रहा हो। बार बार सचिव स्तर के अधिकारी बदले जाने से सरकार की विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है। यूं कहें विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लेकिन तबादलों के आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है जैसे सरकार आईएएस अधिकारियों के बीच कोई खोज कर रही हो। एक नजर डालते हैं अधिकारियों के तबादले पर। अरुण कुमार सिंह 17 जनवरी 2020 को जल संसाधन विभाग से खाद्य आपूर्ति विभाग में तबादला। 7 अप्रैल 2021 को खाद्य आपूर्ति विभाग के विकास आयुक्त के पद पर तबादला। 20 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार। सुनील कुमार 17 जनवरी 2020 को भवन निर्माण विभाग से योजना सह वित्त विभाग में तबादला। 4 सितंबर 2020 को भवन निर्माण विभाग का प्रभार। प्रवीण कुमार टोप्पो 17 जनवरी 2020 को परिवहन विभाग से उद्योग विभाग में तबादला। कुछ ही दिनों में उद्योग विभाग से श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में तबादला। प्रशांत कुमार 17 जनवरी 2020 को वाणिज्य कर विभाग से पंचायती राज में तबादला। 14 मई 2020 को पंचायती राज से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में तबादला। विनय चौबे 12 फरवरी 2020 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में तबादला। 14 मई को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का प्रभार। 25 सितंबर 2020 को ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक का प्रभार। केके खंडेलवाल 14 मई 2020 को योजना सह वित्त विभाग से विकास आयुक्त बने। 7 अप्रैल 2021 को विकास आयुक्त से उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादला। अमरेंद्र प्रताप सिंह 14 मई 2020 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वन पर्यावरण विभाग में तबादला। 4 फरवरी 2021 को राजस्व परिषद में तबादला। अविनाश कुमार 14 मई 2020 को ग्रामीण विकास विभाग से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में तबादला। 4 सितंबर 2020 को ऊर्जा विभाग का प्रभार। हिमानी पांडे
14 मई 2020 को अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से वित्त विभाग में तबादला। 7 अप्रैल 2021 को खाद्य आपूर्ति विभाग में तबादला। आराधना पटनायक 14 मई 2020 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में तबादला। 28 मई 2021 को वाणिज्य कर विभाग में तबादला। झारखंड में लगातार तबादले का दौर जारी है। यहां अधिकारियों के तबादले को एक उद्योग के तौर पर देखा जाता है। मुख्य विपक्षी दल भी इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि सत्ताधारी दल जेएमएम के नेता सरकार के बचाव में खड़े हैं। हम लोग ने तो बार बार कहा, शुरू से कह रहे हैं कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग सा बन गया है। आप सबको पहले भी पता होगा, कई एक डीएसपी स्तर के अफसरों का ट्रांसफर होता है और उसी दिन रद्द भी हो जाता है। तो ये आम बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो लेन देन है उसी में चल रहा है। हर लोग पूरा सर्वत्र चर्चा है। कतई उचित नहीं है। मेरा यह मानना है कि कप्तान को अपनी टीम को चुनने का और कप्तान को अपनी टीम के विभिन्न प्लेयर्स को अलग अलग पोजीशन पर खिलाने का अधिकार है और यह अधिकार सुनिश्चित रहना चाहिए। झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में अगर 1500 के करीब छोटे बड़े तबादले हुए हों तो इसे क्या समझना चाहिए, खासकर तब जब सरकार गठन के बाद से ही कोरोना संक्रमण का काल चल रहा हो। कुछ विभागों को छोड़ दें तो दूसरे विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। ऐसे में सवाल उठते हैं, तो सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पीएम के साथ बैठक में लिया गया है फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। पीएम के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। पीएम के साथ बैठक हो रही थी, इसमें फैसला लिया गया है इस बात को लेकर कि इस कोरोना काल में बच्चों की जान से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया गया और बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोपरि माना है। और विनीत हमारे साथ हो दिल्ली से। विनीत, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई खतरा हम नहीं ले सकते बच्चों को लेकर, इसलिए 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। इसके अलावा क्या खबर है? जी निश्चित तौर पर विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोरोना में का पहला काल आया था, जब लॉकडाउन को लगाया था, उस वक्त उन्होंने एक मंत्र दिया था, जान है तो जहान है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर ये पैंडेमिक की वजह से बच्चों को बहुत ही डेंजर हो चुका है, क्योंकि ये अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे मतलब कोरोना तो बढ़ ही है, इसकी वजह से वो रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? माय नेम इज ध्रुव, आई एम इन क्लास 12। जो कौन से स्कूल में आप? आई एम। और सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, लेकिन इस वक्त जो छात्रों का कहना है वो भी इसके सपोर्ट में है। उनका यह कहना है कि पहले सुरक्षा जरूरी है, जान है तो जहान है, इसलिए यह फैसला बेहतर है। और प्रधानमंत्री ने जब बैठक की उसमें 2-3 बातें प्रमुखता से उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सर्वोपरि है। विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए। विनीत, अपनी बात पूरी करें। जी मैं वही बता रहा था कि जिस तरह से यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही मूल मंत्र दिया था, जान है तो जहान है। उसके साथ ही साथ अगर हम ये देखेंगे कि कोरोना का जो वेव है, वो स्ट्रेन है, जब हमने दूसरी स्ट्रेन की भयावहता देखी है, किस तरह से हेल्थ क्राइसिस हो गया था, और जो कहा जा रहा है कि भारत में तीसरा स्ट्रेन भी आ सकता है और वो तीसरा स्ट्रेन बच्चों को अधिक से अधिक प्रभावित कर सकता है। तो निश्चित तौर पर यह सभी बातें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में होगी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मन में होगी, और उसी के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में यह फैसला लिया गया। एक जो बड़ी बात यहाँ पर यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि सरकार की ओर से पूरी कोशिश की गई, हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही थी या फिर सीबीएसई के अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए पहले 10वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया था और 12वीं की परीक्षा को होल्ड पे रखा गया था, और कहा गया था अगर ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें 12वीं की परीक्षा आयोजित की जा सकती है तो वो निश्चित तौर पर 12वीं की परीक्षा करवाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई थी, विभिन्न सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक की थी और उसमें भी कई अधिकांश राज्यों ने इच्छा जाहिर की थी कि 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति जो बन रही है या जिस तरह की स्थिति जो बन करके अभी सामने आ रही है, ऐसे में जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने यह फैसला लिया है कि ऐसी परिस्थिति में जब यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरा स्ट्रेन आ सकता है और उससे बच्चों में जो है वो अधिक से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने फैसला लिया है कि 12वीं की परीक्षा जो है वो नहीं करवाई। बहुत शुक्रिया विनीत, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी ने सरकार पर संथाल परगना के व्यवसायियों और आम जन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि साहिबगंज में भ्रष्ट अफसर, जमीन दलाल, कोयला माफिया और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि की मिलीभगत से अवैध कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में पूर्वजों की जमीन को बेचने के लिए रैयतों को धमकाया जा रहा है और जब इससे भी बात नहीं बनती तो झूठे केस में फंसा दिया जाता है। इसके बाद जब पीड़ित जेल चले गए तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने उस पर घर बनाया और अब उस जमीन की प्लॉटिंग कर उसे बेचा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी किसान मोर्चा के पिंकू शुक्ला, अंकुश कुमार राजहंस, साहिबगंज के व्यवसायी के अलावा रीता देवी और रोहित कुमार मंडल मौजूद थे। वहाँ कुछ भ्रष्ट अफसरों को पदस्थापित किया और भ्रष्ट अफसर फिर दलाल, बिचौलिया, गुंडा और फिर मुख्यमंत्री के ही विधायक प्रतिनिधि, ये सब मिल करके किस प्रकार से आतंक लोग वहाँ मचाए हुए हैं, किस प्रकार से आम लोगों की जीना कह सकते हैं दुभर हुआर, जो कोई भी उसके विरोध में लोग आवाज़ उठाते हैं फिर उनको परेशान करना, जेल में डालना, भिन्न भिन्न प्रकार के केस मुकदमा में उनको फंसाना, ये आम बात है, आम घटना है। फिर पिछले दिन आप सब ने देखा होगा किस प्रकार से, अब तो एक महीना हो चला है, कोरोना काल में एक तरफ लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, दूसरी ओर धनबाद में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी हो रही है। एएसपी ने सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर से जा रही एक एम्बुलेंस को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली। जिस एम्बुलेंस में मरीज को होना था उस एम्बुलेंस में शराब की बोतलें। जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कोरोना काल में लाचार के लिए होना था उस एम्बुलेंस में शराब की पेटी है। तस्वीरें धनबाद की है जहां एम्बुलेंस में शराब की तस्करी हो रही है। शक के आधार पर पुलिस ने एम्बुलेंस में ले जा रही शराब को पकड़ा और शराब की पेटियों को बरामद किया। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन आज इस काले खेल का पर्दाफाश हो गया। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल से 183 ऑक्सीजन सिलेंडर के गायब होने के मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन इस बीच सिविल सर्जन के सरकारी आवास से ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर बरामद किए गए, जबकि ट्रॉमा सेंटर से 1 सिलेंडर मिला है। वहीं 1 सिलेंडर कूड़े में फेंका हुआ था, लेकिन अब 63 सिलेंडर का पता अब तक नहीं चल पाया है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के 2 ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दोनों चालकों में से एक एनआरएचएम का विदित कुमार है, जबकि दूसरा आउटसोर्सिंग कंपनी का परमजीत कुमार। एसआईटी दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। में मिला है, हम लोग तो कोई भी चीज़ अगर मिल रहा तो संदिग्ध हाल में देख रहे हैं। और सिलेंडर के संबंध में सदर हॉस्पिटल से जो भी मिसिंग है या चोरी का मामला है, इस संबंध में अनुसंधान जारी है और छानबीन जारी है। इसमें एक टीम का भी गठन किया गया, स्पेशल टीम का भी, आगे छानबीन जारी है। मेरा सरकारी आवास जो पुराना है उसमें जो स्टाफ क्वार्टर में 2 स्टाफ रहते हैं, एक अर्जुन रहता है, एक ड्राइवर विनीत रहता है, वहाँ से बरामद हुआ है। तो हमने पूछा तो फिर पता लगा उन लोग को थाना में रखा गया, तो वो हमसे मिले नहीं कि क्या बात है, हम किससे पूछें। पुलिस के द्वारा हमें कोई पेपर नहीं आया।
लोहरदगा में जागरूकता की कमी के चलते लोग वैक्सीन नहीं ले रहे। स्थिति ऐसी है कि मेडिकल टीम लोगों को वैक्सीन देने के लिए लगातार इंतजार कर रही है और लोग टीका लेने नहीं आ रहे। जनप्रतिनिधि लोगों को टीका लेने के लिए बोलते हैं तो भी कोई किसी की नहीं सुनता। मेडिकल टीम को देखते ही लोग घरों में ताला बंद कर भाग जा रहे हैं। के भारगांव पंचायत में सरकारी गाड़ी देखकर ही लोग घरों में ताला लगाकर भाग जा रहे हैं। जागरूकता के अभाव में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में लोगों का वैक्सीनेशन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी है। देखिए, हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया है, इनकी भाषा में भी, कुड़ुख में और सादरी में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गांव में अभी लोगों में थोड़ा अंधविश्वास है और कुछ लोगों का ये कहना है कि टीका के लेने से हम लोग बीमार हो जा रहे हैं, जो गलत बात है। तो इसको हम लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, सहिया के माध्यम से, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास टूटे। इधर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन पर अफवाह भारी पड़ रहा है। मुसाबनी की 3 पंचायतों में टीकाकरण को लेकर कैंप लगाया गया, लेकिन टीका लेने ग्रामीण नहीं पहुंचे। तीनों केंद्र मिलाकर सिर्फ 10 ग्रामीण टीका लेने पहुंचे थे। और से शिक्षक का माध्यम से, ग्राम प्रधान का माध्यम से, वार्ड मेंबर का माध्यम से जो भी हो सका हम लोग ने लोगों को जानकारी दिए हैं कि आप लोग आइए और वैक्सीन लीजिए, ताकि आप लोग कल का डेट में आप लोग सेफ रहिएगा। लेकिन लोगों का मन में कुछ गलत अफवाह है, जो उन लोगों का डर बैठ गया है कि कहीं अगर हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो हम लोग मर जाएंगे। ये माहौल में इस तरह से अफवाह फैली हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हर डोर टू डोर जाके हम लोग से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जागरूकता लाएंगे, तब जाके हम लोग वैक्सीनेशन का जो काम है वो सक्सेस कर पाएंगे। राजस्थान के झुंझुनू में झारखंड की बेटी के सौदे का खुलासा हुआ। पुलिस के पास पीड़ित जब पहुंची तो उसने बताया कि वो लातेहार जिले की रहने वाली है और उसे 2.5 लाख रुपए में शादी के लिए खरीदा गया था। पीड़ित गर्भवती भी है और शादी के बाद जब उसे घर वाले प्रताड़ित करने लगे तो घर से भाग गई। अब वो पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। फिलहाल उसके परिजनों की तलाश जारी है और उसे स्वाधार गृह में रखा गया है। पीड़ित की शादी चूरू कोट में चिवनपुरा गांव के महावीर शर्मा से हुई थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।